নমস্কার, আমি সুশোভন শুরু করছি আজকের ন্যাশনাল নিউজ 24x7। ভ্যাকসিনে জিএসটি বসিয়ে জীবন মরণের খেলা খেলছে কেন্দ্র। কেন্দ্রকে এভাবেই তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। विकसित देशों की श्रेणी में जाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था। आज वो देश विकासशील नहीं रहा है, वो पिछड़े देशों की श्रेणी में भी नीचे, बहुत नीचे उसका नंबर आ गया। ये हमारी तरक्की है 7 साल की। 7 साल में जितने सरकारी उपकरण थे एक एक करके निपटा दिए गए। अब आखिर में उन्होंने कृषि पे प्रहार किया इन 3 कानूनों के माध्यम से। उनके जो चहेते लोग हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पे कब्जा करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर कृषि पे और कृषि के साथ साथ जो गल्ला जो उत्पादन है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी, स्टोरेज का पीडीएस सिस्टम पे टोटल वो मतलब एक उनका षड्यंत्र है। जो 1400 लाख करोड़ रुपए का जो खुदरा बाजार है देश में प्रति वर्ष का, उस पे उनकी नजर है और उस पे काबू करने के लिए ये 3 कानून लाए गए थे, जिनके खिलाफ हम दिल्ली में लगातार 7वां महीना है हम लड़ रहे हैं। और हम आभारी हैं ममता जी के, जिन्होंने अपनी विधानसभा से ये रेजोल्यूशन पास करा के कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये फार्मर के हित में नहीं है, इनको रिजेक्ट करते हैं। तो इन्होंने वो एकदम तुरंत वो जो रेजोल्यूशन किया उससे बल मिलता है। निश्चित तौर पे हमारा जो मोर्चा वो गैर राजनीतिक मोर्चा है, लेकिन ये भी बात तय है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इत्तेफाक रखते हैं, जो एग्री करते हैं उस एजेंडे से, उनकी मदद हमको ताकत देती है। अनेक राज्यों ने इसमें हमारा समर्थन किया है और हम जिन्होंने नहीं किया उनसे भी आज इस प्रेस के माध्यम से अपील करना चाहते हैं। अब समय है, जो चूक जाएगा वो रह जाएगा, वो पिछड़ जाएगा। ये किसान आंदोलन आज किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के करीब किसान का, मजदूर का। और मैं सही मायने में कहूँ तो ये दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में जो 5 जून को जयप्रकाश जी के माध्यम से एक संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी, उसी तरह की ये दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसान मोर्चे के माध्यम से। ये केवल कृषि कानूनों को और कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए नहीं है। आज तमाम सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस के लोग हैं जिनकी छटनी हो रही है, चाहे बेरोजगार नौजवान है, तमाम लोग आके मोर्चे पे हमसे संपर्क करते हैं और आग्रह करते हैं कि हर वर्ग आपके साथ है। ये हर वर्ग की लड़ाई है। आने वाले भविष्य में ये लड़ाई एक बड़ा रूप लेगी और वही संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत 1974 में हुई थी, ये दोबारा से वो एक शुरुआत होगी और एक सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन इस देश में इस क्रांति के माध्यम से होगा, ऐसा हमारा मानना। आज हम बंगाल में ममता दीदी से ये आग्रह करने आए कि आपने एक बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, अब एक ऐसा रोल मॉडल बंगाल में आप तैयार करें जिसको देश के दूसरे राज्य भी जिसको अपनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता आज किसान की जो है, किसान को पैदा करने के बाद जो उसकी कीमतें नहीं मिलती हैं, जिस तरह की व्यवस्था बाजार में है, जिस तरह से जो बिचौलिया शोषण करता है किसान का, ना तो उत्पादक को पैसा मिल रहा है, ना उपभोक्ता को सस्ता मिल रहा। एक जो सिस्टम बना हुआ है, जो बिचौलिया है, वो सारे प्रॉफिट को ले जाता। तो हम उस पे ध्यान दें, एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि उत्पादक को भी उचित मिले और उपभोक्ता को भी एक उचित मूल्य पे वस्तु उपलब्ध हो। जो मिडिल मैन का अनाप शनाप का जो मुनाफा है उस पे चेक हो, उस पे कंट्रोल हो, व्यवस्था मार्केट की व्यवस्था पे ध्यान दें। और मैं फिर बार बार रिपीट ना करते हुए यही कहता हूँ कि एक ऐसा मॉडल बंगाल देगा जो हमारा तमाम, और 23 चीजों पे ये एमएसपी क्यों, एक कैपिंग, जो जितनी भी पेरिसेबल आइटम्स हैं सबकी न्यूनतम कीमत तय होनी चाहिए। वो दूध है, सब्जी है, फल है, मछली है, मछली पालन का भी किसान है, दूध उत्पादक भी है, हर चीज को उसमें कवर किया जाए। उसको पता रहे कि वो जो उत्पादन कर रहा है उसका क्या उसको मिलने वाला है, उसमें उसका परिवार चलेगा या नहीं चलेगा। ये सुनिश्चित जब तक नहीं होगा
देश का मजदूर और किसान जिंदा नहीं रह सकता। और बड़ी आशा भरी मतलब उम्मीद के साथ हम ममता जी के पास ये आग्रह करने आए कि आप जो हमारा एजेंडा, भारतीय किसान यूनियन जिस एजेंडे पे काम करती है, उस एजेंडे को आप अगर बंगाल में लागू करेंगे तो इस देश में, पूरे देश में उसको फॉलो किया जाएगा और इस देश का जो गरीब मजदूर किसान है उसको राहत मिलेगी। देखिए, एक मैं आप लोगों से कहना चाहता था वाइडर पर्सपेक्टिव में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब भारत के कृषि के ऊपर चर्चा होती थी या दुनिया की कृषि के ऊपर चर्चा होती थी, तो आप जानते हैं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं उनका बराबर जोर इस बात पर रहता था कि भारत की जो ट्रेडिशनल कृषि व्यवस्था है उसको बदलकर इसको कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जाए। और भारत सरकार का लगातार यही प्रयास था कि इसको हम लोग रोकें। और हम लोग का मुख्य आर्गुमेंट जो होता था वो ये होता था कि भारत में एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली ए प्रोफेशन, एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और आप किसानी को इस देश में समाप्त कर दो तो देश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ के किसानी को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की उस परंपरागत व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट लगातार करते हुए बना के रखना। आज जिस नीति पर भारत सरकार चल रही है, तो आज हम दुनिया के देशों के सामने खड़े होके वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही अपना स्टैंड बदल दिया और वो देश की कृषि को कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। तो इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ममता जी का कि आज इस मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया और यहाँ पर विचार विमर्श में मैं भी शामिल रहा। और हम लोग पूरी तरह से इस मसले पर किसानों के साथ खड़े हैं। और ये जो डिमांड है किसानों का कि ये तीनों जो काले कानून गलत ढंग से पार्लियामेंट से पास करेंगे उनको सरकार वापस ले और एमएसपी को लेकर नया कानून बनाए, इसमें पूरी तरह से हम लोग भारत के किसानों के साथ। आपने सुना कि किसान मोर्चा को नेता लोगों ने शिकायत जिया नागर जिया ऑलरेडी उन्होंने कहा और हमारा जसवंत सिन्हा जी भी बताया कि किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों को पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है और हमारा बराबर शुरुआत से हमारा एमपी टीम को हम भेजा था और हम भी 3-4 दफे भाषण भी दिया है उधर में। तो इसी के लिए हम जैसे किसान मूवमेंट बंगाल में आपको पता है कि हम सिंगूर मूवमेंट से शुरू किया था और 26 दिन हम हंगर स्ट्राइक भी किया था कि किसान का ज़मीन नहीं लेना चाहिए फोर्सफुली। अरे हम कानून बातिल किया था और अभी हमारा स्टेट में कानून है कि फोर्सफुली कोई लैंड नहीं लेना चाहिए, किसान का नहीं लेने देंगे। इसी के लिए हमारा कानून भी है, मॉडल है इंडिया का। तो इसी के लिए किसान मूवमेंट जैसा जारी है उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि अपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिल के कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने जो हमारा दोस्त है हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए, जैसे लोकसभा चुनाव का पहले, लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले। यही बातचीत हुआ है। और कोविड से लेकर किसान
और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री, आज भूखा है हिंदुस्तान। इसको पॉलिसी के लिए, भूखा पॉलिसी के लिए ऐसा पॉलिसी बना दिया, फोर्सफुली सब बिल कानून पास करके लेता है और ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं जिसमें आज इंडस्ट्री सफर कर रहा है। आज इवन कोविड जो मेडिसिन इक्विपमेंट्स उसमें भी जीएसटी ले रहा है। किसान का मूवमेंट 7 महीने से चल रहा है। आज जनवरी महीने से कोई बात भी नहीं किया है लोगों का साथ। क्यों नहीं किया है? ये लोग तो हमारा देश का ही आदमी है। बात करना क्या मुश्किल होता है? बात करके अगर 3 बिल वापस ले तो क्या होता है? जो किसान नहीं मानते हैं तो किसान के ऊपर उसको छपा देने का, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने का तो कोई कारण नहीं होता है। तो इसी के लिए हमारा भी मांग है किसान का 3 बिल विड्रॉ करे। दूसरी बात यह है कि इसको गलत पॉलिसी के लिए कोविड में बहुत सारे आदमी मर गया। हमारा 18 to 45 ईयर्स जो हमारा अनएम्प्लॉय, जो हमारा एम्प्लॉय यंग जनरेशन है, मिडिल एज जनरेशन है, बहुत सारे मर गया। और अभी भी कब आएगा, कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा मेरे को पता नहीं है। अभी भी कहते हैं कि 25% प्राइवेट को जो देंगे वो भी हम डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे। क्यों डायरेक्ट सेंट्रल से देंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम में स्टेट का हेल्थ इट इज़ ए जॉइंट सब्जेक्ट, लेकिन स्टेट का ही सबको इम्प्लीमेंट करना पड़ता। टीका अगर देना पड़ता है तो स्टेट को ही देना पड़ता है। तो इसमें उन्होंने क्यों प्राइवेट सेक्टर को देंगे? उनका नहीं होना चाहिए। स्टेट को डिवाइड करने के लिए, स्टेट का पॉलिसी को डिवाइड करने के लिए एक कोविड पॉलिसी हम लोग को पता ही भी नहीं है अभी तक, गाइडलाइंस भी पता नहीं है अभी तक क्या कर रहा है। एक दिन जा रहा है और डेड बॉडी उत्तर प्रदेश से भसा दे रहा है और नदी में चलता है डेड बॉडी। हमारा भी बंगाल में डेड बॉडी मिला, बिहार में बहुत सारे मिला, कोई ध्यान ही नहीं है कितना डेड बॉडी नदी में उतार दिया, गंगा में उतार दिया। ऐसा कोई ऐसे देश चल सकता है? तो इसी के लिए 7 साल में जो बीजेपी ने जो राज चलाया वो खाली खबरदारी करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, जो काला कानून है काला कानून के लिए आने के लिए, किसान को हत्या करने के लिए, इंडस्ट्री को बंद करने के लिए, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, कोविड से लेकर किसान तक पूरा आज हिंदुस्तान आज धुक रहा है। इसी के लिए हम लोग भी चाहेंगे कि किसान का मूवमेंट स्ट्रांग हो। अनएम्प्लॉयड का यूथ का बहुत सारे नौकरी चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ का अभी काम का भरोसा नहीं है, इंडस्ट्री की भी इनकम नहीं है। और अभी तो जैसा लॉकडाउन और डिफरेंट जो सिस्टम चल रहा है कोविड के लिए, देश में इकोनॉमी आज डिजास्टर में चला गया है। एक तो नेचुरल डिजास्टर वी आर फेसिंग और एक पॉलिटिकल डिजास्टर वी आर फेसिंग। कोई नहीं कुछ बोलता है तो उसको ऊपर एजेंसी लगा देता है, यही तो है उसका काम, और कोई काम नहीं है। ऑफिसर को भी डराता है, ऑफिसर को लिए भी कानून बना दिया कि उन्होंने कोई लिखने भी नहीं सकता है, कोई पुस्तक भी नहीं ले सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है। बोली में भी बंद कर दिया, जैसे नोटबंदी किया था अभी बोली बंदी कर दिया, बोली भी बंद कर दिया। ऐसे तो नहीं चल सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया को डेमोक्रेसी लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए जो भी होना है, हम अपोजिशन जितना भी है सबको रिक्वेस्ट करने चाहूँगी। और बीजेपी का भी बहुत सारे पुराने लोग हैं जो पुराने घराना का आदमी है, आज जो नौजवान भी बीजेपी में चला गया था मोदी को देख के, वो लोगों को वापस आके एक कट्टा होके हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तैयार करने के लिए, किसान को बचाने के लिए, यूथ को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए, सबको इकट्ठा होने के लिए हमारा मिनती रहेगा। और 100 हर चीफ मिनिस्टर एक साथ में हो, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट का भी एक यूनियन होना चाहिए, जो यूनियन में एक साथ में मिलके अगर कोई स्टेट को ये लोग हैरेस करे तो और सब स्टेट मिलके उसको फाइट करे। यही मेरे को बोलना है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत दूर से टिकिया जी एंड अदर लोग ये लोगों ने आया है इधर में। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बताया, तो आपका नाम थोड़ा बोल दीजिए ना। विवेक जुद भी से
सिंह, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान। जुग्बी जी भारतीय जनता और संयुक्त मोर्चा का, तो मैंने उसको भी, हमारा बंगाल का भी लड़का है, उधर भी लास्ट पे बैठे हैं, सबको मैं स्वागत किया है और बंगाल का जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। The farmers movement, you are supporting the farmers movement, but how do you plan to bring all the opposition parties together? And now that Mr. Rakesh Tikait has come and met you, is it an additional responsibility for you to take the entire charge? Are you willing to lead the entire opposition plan against the farmers? नहीं, फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, जो किसान संयुक्त मोर्चा जो 7 महीने से मूवमेंट कर रहा है, ये लोग चाहते हैं कि देश भर, ये तो खाली हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरा देश का है। किसान तो हर देश में, हर प्रांत में रहते हैं, तो इसी के लिए अगर हम लोग सब मिलके एक इकट्ठा होके उनको साथ में हम रहे तो सबसे बढ़िया होगा। तो इसी के लिए हम, यू फॉरगेट माय नेम, आई डोंट वांट टू लीड इट, but we think it is a collective family. Let us work together. Ma'am, I have one more question about the Prime Minister announcing absolute free vaccine for all from June 21st. How do you see this drive? While the Prime Minister was addressing the nation, he also kind of indicated that states have not been able to contain it, perform. Thus, the center is now acting upon and now decided to give free vaccine. How do you see the entire drive undertaken by the Prime Minister of giving free vaccine? You have written few letters in the past. First, you tell me whether central government is successful to drive this now. Why they have not given this drive before 6 months ago? Why so many 18 to 45 years the peoples are died already because they have not they didn't get the COVID vaccine or the oxygen. How even Agra yesterday हमने देखा क्या 22 पेशेंट को मॉकपोल का नाम पे ऑक्सीजन नहीं देके मार दिया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर फ्री वैक्सीन देगा तो इतना प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है। एक रुपया बीजेपी का नहीं है, ये रुपया जनता का है, और जनता का ये रुपया है तो जनता का पास पहले से क्यों नहीं गया? 35,000 करोड़ रुपया था जिसमें जनता के लिए वैक्सीन देने के लिए, वो रुपया कहाँ गया? एक क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था। हम लोग आभारी है सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है और स्टेट के इंपॉर्टेंस देने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक भी एक गाइडलाइंस नहीं बनाया। अभी तक भी कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, कुछ हालत ठीक नहीं लगता है। ये लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जब तक पूरा खत्म नहीं होगा हम नहीं कहेंगे कि वी द स्टेट, हमारा स्टेट में जैसा हम 2 करोड़ का माफिक हम टीकाकरण कर दिया, कोविड वैक्सीनेशन दे दिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो अपने से खरीदा और अपने से किया। ऐसे हम भी 200 करोड़ रुपया का वैक्सीन खरीदा और दिया। ऑक्सीजन भी हम लोग को ही खरीदने पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया है भाषण छोड़ के, तो भाषण देना नहीं है। भाषण में वो तो बिहार का इलेक्शन का पहले बोला था फ्री वैक्सीन देगा। कितना दिन हो गया, कितना दिन होगा? 7-8 महीना हो गया। अगर पहले से वैक्सीनेशन हो जाता तो क्या होता? अगर रुपया भी इसके लिए था तो क्या है? पीएम केयर्स में कितना फंड है? वो फंड से भी 35,000 करोड़ में इसमें ही हो जाता था, वैक्सीन नहीं दिया। तो ड्राइव क्या है? ड्राइव तो स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में बोलने का एक डाटी ड्राइव है और कोई नहीं है। अगर जनता के लिए करता तो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते थे, तो स्टेट अलग सेंट्रल अलग ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और हर बात पे स्टेट गवर्नमेंट को बुलडोज करना ये फेडरल स्ट्रक्चर में ठीक नहीं लगता। सिर्फ फार्म लॉज ही नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की भी मांग उठ रही है। इन परिस्थितियों में क्या आप यूपीए को लीड करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करने चाहेंगे, हम एक ही बात करने चाहेंगे कि मोदी जी को हटाने चाहेंगे। रोज का ये हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में हाइक हो रही है, पहले से ही होता आ रहा है, अभी आप क्या बोलेंगे इस पर? इसमें बीजेपी का कोई केयर ही नहीं करते हैं। हर रोज डोमेस्टिक सिलेंडर का गैस का दाम भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का गैस बढ़ रहा है,
डीजल का भाव बढ़ रहा है, तो किसान खेती कैसे करेगा? और इसमें जो किचन होता है ना, किचन में आग लगता है, प्राइस हाई की सो हाई। ऐसे तो कोविड चल रहा है, इसका बाद हर रोज दाम बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है। इवन दे कैनॉट स्पेयर द जीएसटी टैक्स फॉर द कोविड इक्विपमेंट्स एंड द कोविड मेडिसिन। दिस इज रॉन्ग। कल जो प्राइसेस फिक्स किए गए वैक्सीन के सेंटर की ओर से देखा जा रहा है कि हर डोज पर 5% जीएसटी लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? इस पर क्यों लगा रहा है? ये अन्याय है। कोविड वैक्सीन पे जीएसटी 5% लगाते हैं तो वो जिंदगी और मौत का खेल कर रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको तो पहले विड्रॉ करना चाहिए। बड़ा बड़ा भाषण देता है, 1 घंटा का भाषण में कोई जीएसटी विड्रॉ होगा, ये बात तो नहीं है। दीदी एक क्वेश्चन है। दीदी बोल दो जल्दी। दीदी पीएम ने वैक्सीन की घोषणा की है, मुफ्त वैक्सीन की। भाई अभी किसान का मूवमेंट के लिए आया है, आप किसान लोगों को पूछो ना। दीदी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। क्या बोला? दीदी बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला है कि सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। तो ठीक ही बोला है, जब तक मेरे को समझ में आपका बात आया। अभी आप किसान नेता लोगों को पूछिए, वो लोग को क्या बोल रहे हैं। हिकायत जी ने एक चीज बोला है कि बंगाल में वो लोग एक मॉडल किसान पॉलिसी चाहते हैं। आपको रिक्वेस्ट किया हमारा ऑलरेडी है, आप बंगाल के बाद नहीं, आप उनका क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए। नहीं, बंगाल वो लोग मिडिल मैन सिस्टम को हटाना चाहिए, ये भाई बंगाल का सब कुछ है, बंगाल लेकिन में बंगाल में एग्रीकल्चर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, मिडिल मैन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए व्हाट वर পুলিশ এনকাউন্টারে মৃত্যু হলো পাঞ্জাবের 2 গ্যাংস্টারের। ভর দুপুরে পুলিশ এনকাউন্টারের রুদ্ধশ্বাস ঘটনার সাক্ষী থাকলো সাপুরজি আবাসনের বাসিন্দারা। ঘটনাটা যে হবে এটা তো স্বাভাবিক। এরকম তো মানে সাপুজিতে এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে কারা থাকছে আর কারা থাকছে না আমরা নিজেরাই সেটা বুঝতে পারছি না। আজকে যেমন হয়েছে, আজকে তো আমরা শুনলাম যে এখানে একটা কিছু টেররিস্ট কিংবা এমন ধরনের কিছু লোক আছে যারা নাকি এই যে ছোট বিল্ডিং আছে এখানে থাকছে। তো হুট করে আমরা জানলাম যে এখানে আর মানে সিআরপিএফ কিংবা কিছু এসেছিল, মানে কামান্ডো এসেছিল আর কি। তো সে কামান্ডো আসার পরে তারপরে ফায়ারিং হয়, তখন আমরা পারি, তখনই আমরা সবাই বাইরে এসেছি আর কি। আতঙ্ক হবো না, আমরা এখানকার রেসিডেন্ট, আমরা জানতেই পারছি না কি হচ্ছে না হচ্ছে, এটা আতঙ্ক হওয়ার তো খুব স্বাভাবিক জিনিস। मुझे पहले दिखाई दिया कमांडो का एक ट्रुप वहाँ पे उतरा था, तब उतना पता नहीं चला क्योंकि जनरली यहाँ पे पुलिस रहती है तो कमांडो का ट्रुप कॉमन है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद फायरिंग शुरू हुई, तब जाके पता चला कि हाँ कुछ हो रहा है। हम लोग वहाँ पे अपोलो के सामने खड़े थे, वो तो दिखाई दिया यहाँ पे फायरिंग चल रही है। एक पुलिस इंजोर हुआ, अंदर कोई इंजोर हुआ कि नहीं वो मालूम नहीं था, बाद में पता चला 2 आदमी वहाँ पे मर गया। सिर्फ इतना ही खबर है। आप लोग कितने डरे हुए हैं इस घटना से? ऑब्वियसली पैनिक तो होगा क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। हम लोग का सिक्योरिटी कहाँ पे है? हम लोग का सिक्योरिटी कहाँ पे? यहाँ पे कब से बोला गया था गेट को लॉक करो, अंदर कोई भी आके रह सकता है। इट्स एन ओपन मैंने ग्राउंड, कोई भी आके रह सकता है। और यहाँ पे ये जो भी है, ये लोग जो है किसी को मालूम नहीं था अनटिल अनलेस पुलिस एक्शन ले रही है। বহরমপুরে বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তারা বসে রয়েছেন এবং সেখানে তিনি রয়েছে উঠোনে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। তিনি তার স্ত্রী যে মেয়ে প্রহ্লাদ মুরারিকে স্ত্রী এখান থেকে সরান সাইডে সাইডে সামনেটা 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 দেখে দেখে বিদায় করে ও দাদা ও দাদা ও দাদা সাইডে সাইডে একটু জায়গা নেই সাইড হয়ে যান না দাদা, সাইড হয়ে যান না। আমরা বাইরে কাছে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ির থেকে একটা চাকরির দাবি করছি। ভোটের সময় থাকে না, সারা বছরই থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। সেটা তো প্রমাণিত। আজকে আপনারা দেখুন, যারা নির্বাচনের আগে কলা পাতায় ভাত খাওয়া, ছবি তোলা, এই করা সেই করা, গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, ফটোশপ, পুলিশ গ্যাংয়ের যে ছবি, মে মাসে দেখেছি। মে মাসে এপ্রিল আর মার্চ মাসে, মে মাসের 2 তারিখ যন্ত্র দিয়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, প্রতিনিধিরা, সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি, কর্মী সমর্থকরা মানুষের পাশে রয়েছে। সেই জন্য আমরা বলেছিলাম বহিরাগত আসে, বহিরাগত যায়, বাংলা নিজেরা। সেই জন্যই আমরা বলেছিলাম যে বাংলায় নেই করে খায়, বাংলা নিজের মেঘে এক প্রমাণিত। মানুষের সুখে আপনি তৃণমূল কংগ্রেসকে পাবেন না, কিন্তু আপনার দুঃখে আপনার বিপরীত তৃণমূল কংগ্রেস শুধু আছে। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরই আপনি সারা ভারতে বিস্তার লাভের একটা ঘোষণা দিয়েছেন। চিত হওয়ার শখ জেগেছে, কিছু মন্তব্য করবেন? আমি বলবো, নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটা নাই, তাকে কি বলছেন আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন।
সাধারণ মানুষকে বলবো দেখুন তাদের হাতে যদি কোটি মানুষের বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক অনুদান ঘোষণা করার পরপরই আপনি বেরিয়েছেন হচ্ছে এদের পাশে দাঁড়াতে। বিজেপি ঘোষণা করেছে মমতা ব্যানার্জি আর্থিক বিজেপির মুখে বলে আমরা কাজে মানে কোথাও একটা আমার মনে হচ্ছিল যে দলের বৃত্তে দাঁড়িয়ে আজ সিঙ্গুর ও দাঁতপুর ব্লকে বজ্রপাতে মৃতদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে দেখা করলেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এটা ওনাদেরকে দিয়ে ফিল আপ করে বিডিও অফিসে জমা করুন, ওনাদের যা যা লাগবে জানেন না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে 2 লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে যারা বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে, ঠিক আছে? তো এখানে সেই জন্য এই ফর্মের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনাদের নাম টাম দিয়ে, ওই বিডিও অফিস থেকে নিয়ে এসেছে। তো আপনাদের সব লিখে টিখে এটা জমা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা সব ব্যবস্থা আমাদের অ্যাকাউন্টে আসবে, আমরা করে দেবো। যোগাযোগ করে আমি আছি আর কি আছে দিদির মাধ্যম দিয়ে সবটা হবে, কোনো চিন্তা নেই। ওনাদেরকে দিয়ে আজকের মধ্যে যা যা লাগবে আজকেই করাবেন। তোমরা একদম দেরি করবে না, আজকে জমা দিয়ে দাও। দাদা কি বলছি অসুবিধা আজকে ফিল আপ করেই জমা দিয়ে দাও। অসুবিধা তুমি তোমার দায়িত্বে নাও, অসুবিধা করাও, অসুবিধাও আসবে, আমিও আসবো। আমাদের যারা দায়িত্ব তারাও সবাই আসবে। আপনারা কোনো অসুবিধা হলে যে প্রফুল্লতা আছে এটা সেভ করো, এটা সেভ করো। খুব দুঃখজনক ঘটনা, এইভাবে আকস্মিক মৃত্যু কোনো পরিবারই মেনে নিতে পারে না। এসেছি আরও প্রচুর, সবচেয়ে বেশি মানে হুগলিতেই মৃত্যু ঘটেছে। আমার এই লোকসভায় 3 জনের নাম পেয়েছি আমি, এবং তার আগে তো পান্ডুয়াতে তার আগে হয়েছিল, রিসেন্ট যেটা 7 তারিখে হয়েছিল। তো পরিবারের পাশে আছি। সবচেয়ে মানে ভালো যে কেন্দ্রীয় সরকারও যারা আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রাণ গেছে, তাদের জন্য 2 লক্ষ টাকা সাহায্যের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। এবং আমরা চাই যে খুব তাড়াতাড়ি তাদের পরিবার টাকাটা পাক, কারণ তো বাচ্চা একটা মেয়ে, তার পড়াশোনা আছে, মাধ্যমিক দিত, তাদের পরিবারের কিছুটা ভালো হবে। এবং আমরা চেষ্টা করব কেন্দ্রীয় সরকারের টাকাটা যেন তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢোকে, এবং তার জন্য আমাদের যা যা কাগজপত্রের করণীয় আছে আমাদের কর্মীরা তাদের পাশে থেকে করবে। দেখুন, এটা কোনোদিনই সেরকমভাবে দেখেনি, এগুলো অনেক আগে থেকে এটাকে আরও ভালোভাবে বিষয়গুলোকে জেনে আগাম সতর্কবার্তা করা উচিত। এবং আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপারে খুব তৎপর। এরকম যশ আসার আগে যেভাবে সব মানে আমাদের সাথেও ইনফ্যাক্ট মিটিং করেছেন, এবং যেখানে দিয়ে যে রাজ্যে দিয়ে যাবে, বেঙ্গল, উড়িষ্যা, সিকিম, এসবে আসাম, সবার সাথে মিটিং করেছিলেন। এবং তারা অনেক বেশি সতর্ক, পশ্চিমবাংলাকে অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে, কারণ মানুষের প্রাণ বলে তো কথা, আগাম বার্তা দিয়ে দিলে হয়তো মানুষ ঘরে থাকতো, এতগুলো প্রাণ যেত না। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন, আজকে তাদের পরিবারের কাছে এসেছিলাম। এবং গত কয়েকদিনে এত জোরালো বিদ্যুৎ বাজ পড়ে আমাদের হুগলিতে বহুত লোকের প্রাণ হারিয়েছেন। এবং সবথেকে বড় কথা, কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, এবং যারা মৃত তাদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা এবং আক্রান্তদের 50,000 টাকা করে সাহায্য ঘোষণা করেছেন। পারাপারের রাস্তা নিয়ে বিবাদের জেরে মৃত্যু হলো মা ও ছেলের। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়। বাড়ির লোক ফোন পে মতো পাঠ করে এই গাড়ি তুমি তো এখানে আরো ফোন কর
এই অর্জুন ওদিকে কোথাও পালাচ্ছি, এদিকে আয়, একে একে একটু সহযোগিতা কর। তুই তুলবি কি করে একা একা, একটু হাতটা ফাতটা ধরে দে। সকালে ফোন করেছে, বলছে ওর মা ওর ভাই মারা গেছে, মেয়েকে নিয়ে এসো। আমরা ধান সিঁদুরতে দিয়ে নিয়ে এসছি, হবে এবার কি হয়েছে না হয়েছে, আমরা তো বাইরে শ্বশুর বাড়ি রয়েছি। এইটা শুনেছি যে জায়গা নিয়ে, কার সঙ্গে হচ্ছিল জায়গা নিয়ে ঝগড়া? জায়গা নিয়ে, শুধু জায়গা নিয়ে শুনেছি, কার সঙ্গে সেই সব শুনি না। এই সকালের দিকে ফোন করেলো, আচ্ছা জায়গা তো পার্টি নিয়ে এলো, পার্টির লোক নিয়ে এলো, নিয়েছে দিয়ে কি ঝগড়া না কি হয়েছে এইটুকুই জানি। জায়গাটা কার সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছিল? ভাই ভাই হ্যাঁ ভাই ভাই আচ্ছা ওদের ঘর নিয়ে এই যে রাস্তা নিয়ে আচ্ছা। সেটা শুনছি। ঘটনাটা কি ঘটেছিল? ঘটনাটা কিছুদিন আগে ধরে শুনছিলাম এদের একটা রাস্তা নিয়ে, রাস্তা পারাপারের রাস্তা নিয়ে ঝামেলা চলছে, একটা গণ্ডগোল চলছিল নিজেদের মধ্যে। তো তারপরে হঠাৎ আজকে সকালবেলায় আমাকে এখানকার আমাদের যে পার্টি প্রতিনিধি অরূপ ফোন করে যে একবার এসো, এখানে ওদের দুটো ডেড বডি ঝুলছে কি মারা গেছে এরকম কিছু খবর। আমরা এসে দেখি দুটো বডি পড়ে আছে, আর তারপর গ্রামের লোকেরা সব আস্তে আস্তে জুটছে, আমরাও তারপর তার আগেই এসেছিলাম। তো এটা পুলিশ তদন্ত করছে, পুলিশ তদন্ত করে যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে। আপনার নাম? আমার নাম অসীম কুমার নায়ক, আমি এই ডান্না বুথের। মালদার রতুয়ায় তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ব্যাপক বোমাবাজি। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন 3 জন। আমাদের ইলেকশনের পর যখন ইলেকশন চালু হলো, ইলেকশনের পর থেকে আমাদের ওদের সাথে এন্ট্রি, মানে কী ধরে এন্ট্রি, কী ওরা করে, আমরা টিএমসি করি, ওরা বিজেপি করে। আমার মেয়ে, আমি একসাথে শুয়ে আছি, তার পঞ্জরে আমার মেয়েটা শুয়ে আছে, তার পঞ্জরে আমার বিবিসিতে আছে, স্ত্রী সুতে আছে, 3 জনকে আছে। আর ছেলে, আমার 2টো ছেলে আর আমার শাশুড়ি ছিল ওই ঘরে। ওদের ছিল ছাপড় খাটে, ওদের ছাপড় খাটে ছিল, ওদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি নেই। আমাদের 3 জন বেরিয়েছে। বলছি যে কখন বোমা মারলো? বোমাটা রাত্রে মেরেছে। কারা মারলো? ওই নুরেশের ছেলে, নুরেশের পরিবেশে মেরেছে। নুরাইস? হ্যাঁ নুরেশ। আর ওই ওর ছেলের নাম শাহেদুল, তারপরে সোনাদ্দি, ইয়ামাজুদ্দিন। ওরা কোন পার্টি করে? ওরা বিজেপি করে। আপনারা কোন পার্টি করেন? আমরা টিএমসি করি। ভোটের সময় থেকে কি রাখছিল? রাখছিল। কখন থেকে রাখছিল আপনাদের? ইলেকশনের পর থেকে ইলেকশন যখন হলো তখন থেকে রাখ। কেন আপনারা টিএমসি করেন বলে? হ্যাঁ আমরা টিএমসি করি তার জন্য।
ওরা আমাদের বাড়ি এসেছিল যে তোমরা করেন জোর করে বিজেপি করেন, তোমরা বিজেপি করেন কেন, তোমরা টিএমসি করবো। হ্যাঁ, আমি বলছি না, আমরা যেটা করি সেটা করবো। তারপরে ওদের রাগ হয়ে আমাদের সেই কারণে দিদি আমাদের বাঁচান, এভাবেই পোস্টার হাতে দেখা গেল দুর্গাপুরের বাস মালিকদের। এগুলো কি হবে ভাই? এরকম বাসের এখন যে পরিস্থিতি রয়েছে, ডিজেলের যে দাম বেড়েছে, তাতে আমাদের বাস চালানো খুব টাফ। স্টাফও সেরকমভাবে করতে পারছে না। হ্যাঁ, তার জন্য একটা পোস্টার দেওয়া হয়েছে মালিক সমিতি থেকে, যে মালিক সমিতি থেকে দিয়েছে সেটা ভালোই করেছে একদিকে, যে দিদি আমাদেরকে বাঁচান। এই সমস্ত বাসে লাগানো আছে? সমস্ত বাসেই লাগানো আছে। অভিনব প্রতিবাদ কেন? অভিনব প্রতিবাদ বলতে কিছু না, তেলের দামটা এত বেড়েছে, তার বিনিময়ে যে আমরা গাড়ি চালাবো, বাস চালাবো, সেই বাস চালানোর জন্য কিন্তু আমাদের সেরকম পরিস্থিতি নেই। প্যাসেঞ্জার তো যদিও বাস চালায়, তো প্যাসেঞ্জার সেরকমভাবে চাপবে না, যেভাবে করা হয়েছে তাতে প্যাসেঞ্জারও সেরকমভাবে হবে না। তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত, মালিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত, আমাদের শ্রমিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার জন্য বাস একটু দিদিকে তার জন্য বলা হচ্ছে। লকডাউনে তো বাস বন্ধ আছে যাতায়াত। লকডাউনে বাস বন্ধ, যখন লকডাউনটা খুলে যাবে বাস তো চলবে, তার আগে একটু বলা হচ্ছে। এটা মালিক সমিতি থেকে করেছে। কোথায় কোথায় লাগানো আছে? সব বাসেই লাগানো আছে। কি নাম আর কি পদে আছে? আমার নাম শেখ বাবুলাল, আমি তৃণমূল আইএনটিটি। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন ন্যাশনাল নিউজ 24x7।